नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 200वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। अब तक शव को गंगा में फेंकने वाली रिपोर्ट दिखाने वाले पत्रकार पर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ या नहीं, यह व्यंग्यात्मक सवाल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल से किया। उस समय जस्टिस चंद्रचूड़ कोरोना के दौरान सरकार की आलोचना करने के कारण देशद्रोह के मुकदमों का सामना कर रहे पत्रकारों के मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब हमें देशद्रोह से जुड़े कानून को परिभाषित करना होगा। यह नहीं हो सकता कि सरकारें आलोचनाओं का मुंह बंद करने के लिए इस कानून का दुरुपयोग करें। जाहिर तौर पर ऐसी तल्ख टिप्पणी करने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ देशद्रोह कानून का देश भर में हो रहे दुरुपयोग से परिचित रहे होंगे। उन्हें पता होगा कि उत्तर प्रदेश के एक विद्यालय में मध्याह्न भोजन के तहत सूखी रोटी देने की रिपोर्ट करने वाले पत्रकार के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ। उनके संज्ञान में पूर्वोत्तर के मणिपुर का भी मामला रहा होगा। ऐसा मामला जिसमें एक पत्रकार और समाचार पत्र के संपादक पर देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। वह इसलिए कि दोनों ने गौमूत्र से कोरोना का इलाज करने वाले सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी। नामी गिरामी पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि किसी भी नागरिक को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, बशर्ते वह लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए प्रेरित न करे। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के आलोक में राजद्रोह कानून के दुरुपयोग का सवाल राष्ट्र के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। आज आपसे मुखातिब होने का ये 200वां मौका है। बहुत चिंतन मनन के बाद सोचा कि इस खास मौके पर क्यों ना देश के मर्म की बात की जाए। इस देश का मर्म लोकतंत्र में है। सदियों से लोकतंत्र का यह मंत्र हमारी रगों में दौड़ता है। इसलिए क्यों ना इस पर विचार किया जाए कि लोकतंत्र के मोर्चे पर हम आज़ादी के 7 दशक बाद कहां तक पहुंचे। हम सही रास्ते पर हैं या भटक गए हैं? क्या हमने विरासत में मिले लोकतांत्रिक मूल्यों की विरासत को संभाला और बेहतर बना दिया है, या हम लोकतंत्र के बहाने राजतंत्र की नींव रख रहे हैं? हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत का निर्माण कर रही है, या ऐसे इंडिया का जहां लोकतंत्र से लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आम लोग हाशिए पर धकेल दिए गए हैं? इस एपिसोड के जरिए हम इन्हीं सवालों का हल तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल है कि इसे मापा कैसे जाए, इसे मापने का मापदंड क्या हो। जाहिर तौर पर सबसे पहले तो देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को न्याय के मानकों पर कसा जाना चाहिए। मतलब यह देखा जाना चाहिए कि क्या आज़ादी के 7 दशक बाद भी आम लोगों के लिए न्याय पाने का रास्ता आसान हुआ है? देश की संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं या नहीं? क्या आम आदमी की व्यवस्था से लाभ पाने की पहुंच आसान हुई है? और यह भी कि क्या हमने लोकतांत्रिक परंपराओं, मूल्यों और आदर्शों को पहले की तुलना में बेहतर बनाया है या इसे बदहाल कर दिया है? इन सवालों का जवाब इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि आज़ादी के बाद शुरुआती 2 दशकों में हमारे राजनीतिक पूर्वजों ने लोकतंत्र की नींव को मजबूती देने के लिए नियम कानून से अधिक स्वस्थ परंपरा और उच्च स्तर के मूल्यों को प्राथमिकता दी थी। परंपरा में ही राजनीतिक व्यवस्था की जवाबदेही सुनिश्चित की थी। वर्तमान राजनीति में नेहरू सहित अन्य पूर्वजों को मिल रहे ताने से आप इस सवाल और व्याख्या से असहज हो सकते हैं, मगर आपकी असहजता तथ्यों को झुठला नहीं सकती। याद कीजिए, देश की पहली सरकार के मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गैर कांग्रेसी भीमराव अंबेडकर को जगह दी।
शुरू के 2 चुनावों में इस बात का ध्यान रखा था कि मुखर लोकतंत्र के लिए भी सभी पक्षों के दिग्गजों को लोकसभा आने का मौका मिले। इसके लिए उन्होंने विपक्षी दिग्गजों के खिलाफ चुनाव प्रचार में भाग नहीं लिया। नेहरू, लोहिया, पटेल, शास्त्री जैसे तमाम दिग्गजों ने लोकतंत्र में मतभेद को भरपूर जगह दी, मगर मनभेद से कोसों की दूरी बनाई। नेहरू बेहतर लोकतंत्र के लिए विपक्ष के दिग्गज नेताओं का संसद में प्रतिनिधित्व चाहते थे। भारतीय लोकतंत्र कहीं नेहरूमय होकर न रह जाए, लोकतंत्र को इस खतरे से बचाने के लिए विपक्षी दिग्गज उनकी नीतियों पर जमकर प्रहार करते थे। वर्तमान आलोचनाओं के संदर्भ में यह भी जानना जरूरी है कि तब नेहरू ने ही कहा था कि संसद की बैठकें दलगत भावनाओं से नहीं चलेंगी। इसी परंपरा के कारण देश ने देखा कि पहले रक्षा घोटाले में नेहरू के दामाद फिरोज गांधी ने ही कैसे खचाखच भरी लोकसभा में नेहरू सरकार की बखिया उधेड़ी। मगर जरा रुकिए, यह सिर्फ नीतिगत और वैचारिक मतभेद का मामला था। आज की तरह मतभेद की जगह मनभेद के हावी होने का नहीं। तभी तो जेल में बंद अपने मुखर आलोचक लोहिया को नेहरू आम भिजवाते थे, जबकि लोहिया कहते थे कि गंभीर रूप से बीमार होने की स्थिति में मेरी सबसे अच्छी देखभाल नेहरू परिवार में ही होगी। अब जब तब की स्थिति से आज की स्थिति की खुद तुलना कीजिए। आपको लगता नहीं कि राजनीतिक दलों में विचारधारा, नीतिगत मतभेद, मूल्यों की जगह एक अजीब तरह की राजनीति ने ले ली है? बदले की राजनीति के तहत कार्रवाइयां और टीवी चैनलों पर एक दूसरे को गालियों से सम्मान हमें क्या बताता है? क्या यह सच नहीं है कि बीते कुछ दशकों में सरकारों को अपनी आलोचना रास नहीं आ रही? गद्दी संभालते ही सत्तारूढ़ दल की सरकारें सबसे पहले आलोचनाओं का मुंह बंद करने के तमाम अनैतिक हथकंडे अपनाती हैं। देश की सुरक्षा के लिए बने कानूनों और जांच एजेंसियों का उपयोग धमकाने के लिए करती हैं। 70 के दशक से लेकर अब तक का इतिहास खंगालिए। मीसा, पोटा से लेकर यूएपीए तक कई कठोर कानून बने। सारे कानून देश की सुरक्षा के नाम पर बने, मगर इसका इस्तेमाल किस प्रकार हुआ? मीसा के तहत इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाया। पोटा भी राजनीतिक दुरुपयोग की मिसाल बना। पोटा कानून के तहत देश भर में सैकड़ों किसानों को जेल में डाल दिया गया। अब यूएपीए, रासुका और देशद्रोह का कानून का कैसा इस्तेमाल हो रहा है, केंद्र और देश भर के राज्य इसके शर्मनाक उदाहरण है। मुश्किल यह है कि हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था धन बल, बाहुबल और वंशवाद की बेल में उलझकर भारत की जगह इंडिया का निर्माण करने में जुटी है, जबकि संवैधानिक संस्थाएं शर्मनाक ढंग से सत्ता का प्रसाद हासिल करने की होड़ में लगी दिख रही हैं। उस देश के सांसदों की औसत संपत्ति 21 करोड़ है, जहां तमाम आंकड़ेबाजी के बावजूद 25 करोड़ लोगों को 2 जून की रोटी उपलब्ध नहीं है। इतनी बड़ी आबादी की प्रतिदिन की कमाई 50 रुपए से कम है, जहां के 82% सांसद करोड़पति हैं। देश की संसद और विधानसभाओं के 50% प्रतिनिधियों का आपराधिक रिकॉर्ड है, और यह भी कि देश के 20 राज्यों की राजनीति पर देश के महज 34 परिवारों का कब्जा है। जाहिर तौर पर राजनीति से आम लोगों को दूर कर दिया गया है। इस आम आदमी के सामने इस राजनीतिक व्यवस्था ने बदलाव का कोई विकल्प नहीं छोड़ा। अधिकतर राज्यों में आम लोगों के सामने सांपनाथ और नागनाथ के रूप में 2 ही विकल्प हैं। देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी कहते हैं कि वर्तमान राजनीतिक दल इन मोर्चों पर कोई बदलाव नहीं चाहते। वह याद दिलाते हैं कि 90 के दशक में राजनीतिक दल उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड तो दूर, उनकी शिक्षा की जानकारी देने तक के लिए तैयार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद स्थिति बदली। वो कहते हैं, देश की राजनीतिक व्यवस्था एक रणनीति के तहत संवैधानिक संस्थाओं को कुचल रही है।
संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को मोहपाश में उलझाया जा रहा है और इस पद पर बैठा व्यक्ति सत्ता के इशारे पर काम कर सेवानिवृत्ति के बाद उपकृत भी हो रहा है। आप इसे झुठला नहीं सकते। हाल के कुछ वर्षों में संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को उदार भाव से सरकारी प्रसाद बांटा गया है। पूर्व चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्त होते ही राज्यपाल बने तो राम मंदिर पर निर्णय देने वाले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गांगुली तत्काल राज्यसभा के लिए मनोनीत हो गए। ऐसे उदाहरणों की एक लंबी श्रृंखला है। यह बताती है कि संवैधानिक संस्थाओं का किस प्रकार अवमूल्यन किया गया है। बेहतर लोकतंत्र के लिए पारदर्शी न्याय व्यवस्था का होना जरूरी है, मगर दुखद यह है कि बीते कुछ दशकों में इस व्यवस्था का भी तेजी से अवमूल्यन हुआ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस खरे ने भरी अदालत में स्वीकार किया था कि न्यायपालिका में न सिर्फ गंभीर स्तर का भ्रष्टाचार है, बल्कि देश की उच्च अदालतों में न्याय पाने के लिए आम लोगों के लिए जगह नहीं बची है। न्यायपालिका की स्थिति क्या है, इसे बताने के लिए शीर्ष अदालत की कुछ टिप्पणियां ही काफ़ी हैं। 10 साल पूर्व देश की शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के संदर्भ में सार्वजनिक टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि वहां कोई न्यायाधीश के बेटे और रिश्तेदार वकालत शुरू करते ही करोड़पति हो गए। आलीशान मकानों और आलीशान गाड़ियों की फौज खड़ी कर दी। इसी साल वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक सर्कस कंपनी के पक्ष में दिए गए निर्णय के संदर्भ में शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की खिंचाई की। शीर्ष अदालत ने कहा कि शेक्सपियर के मशहूर नाटक में कहा था कि डेनमार्क राज्य में कुछ सड़ा हुआ है। यही बात न्यायपालिका के बारे में कही जा सकती है। कुछ जज अंकल जज के सिंड्रोम से पीड़ित हैं। अब सवाल उठता है कि हमारे कर्णधार लोकतंत्र को जिस रास्ते पर ले आए हैं उसका भविष्य क्या है। क्या राजतंत्र में बदलता लोकतंत्र एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण कर पाएगा? प्रासंगिकता खोती जा रही संवैधानिक संस्थाएं और कार्यपालिका देश को कहां ले जाकर छोड़ेंगे? आलोचनाओं से खुद को परे जाकर खुद को छुई मुई बनाती जा रही सत्ता देश को किस गर्त में ले जाएगी? क्या आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने बलिदान भारत को इंडिया बनाने के लिए दिया था? जवाबदेही से मुक्त सरकारें और राजनीतिक व्यवस्था देश के लोकतंत्र में सड़ांध पैदा नहीं कर रही हैं? जाहिर तौर पर इन सवालों का जवाब राजनीतिक व्यवस्था को ही देना है, क्योंकि सारी समस्याएं इसी राजनीतिक व्यवस्था और इस व्यवस्था की समय समय पर अगुवाई करने वाले नेतृत्व ने खड़ी की है। राजनीतिक दलों को इसका जवाब ढूंढना होगा कि क्या वह दुख को आलोचनाओं से परे पवित्र गाय बनाकर लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगी। राजनीतिक व्यवस्था को ये नहीं भूलना चाहिए कि इतिहास अपने आप को दोहराता रहा है। क्या ये व्यवस्था चाहती है कि जनता खुद आकर उनके कुकर्मों का हिसाब मांगे? अगर ऐसा हुआ तो मुश्किलें बढ़ेंगी, देश संकटों से घिरेगा। अच्छा हो कि खुद राजनीतिक व्यवस्था अपनी समीक्षा करे। इस सवाल का जवाब तलाशे कि वह देश और देश के लोकतंत्र को कहां ले जा रहे हैं। नमस्कार।